ये किलर इस लड़की को किडनैप करके इसको तेज धारदार नाइफ से काटने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि लड़की ना तो डरी हुई है और ना ही रो रही है। ये देखकर किलर उससे भी बड़ा चाकू उठाता है, उसे काटने की सोचता है। इतने बड़े चाकू को देखकर लड़की हंसने लगती है, जिससे किलर को उस पर गुस्सा आता है। किलर उससे पूछता है तुम क्यों हंस रही हो, जिस पर लड़की किलर को कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी टाइम पर किलर वहां आकर दामिनी के चेहरे पर एक स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी पूरी तरीके से बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है वो बंदा अंधा है, तो वो चुपके से दामिनी को उठाकर वहां से ले जाता है, जिससे गौतम को थोड़ा सा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है। ऐसे थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है। अब आगे क्या होता है चलिए जानते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहाँ पर इस कहानी के साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और बिना उससे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह यह मामला पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वहाँ से चली जाती है। इसी शहर में हमारे फिल्म का हीरो गौतम भी रहता है, जो देख नहीं सकता, मगर उसे दामिनी नाम की एक रेडियो जॉकी को सुनना काफी ज्यादा पसंद था और वो अक्सर उसका शो सुनता रहता था। दामिनी को सुनते हुए गौतम को उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी यह सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को अच्छी तरह मालूम होता है कि कब किस समय दामिनी कहाँ जाने वाली है, आगे क्या करेगी, इसीलिए वो अपने दोस्त राज की मदद से उसको फॉलो करता रहता है। इसी दौरान दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। गौतम गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद वो दामिनी को प्रपोज कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। और गौतम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहाँ मुझे मिल गए तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी और साथ ही मान लूंगी तुम मुझसे प्यार करते हो। और साथ ही उसे हिंट देते हुए वो गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो पर दामिनी का प्रोग्राम सुनता है। दूसरी तरफ दामिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गौतम नहीं आता। उसके बदले साइको किलर वहां पर आ जाता है, जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी बेहोश होने से पहले गौतम को वहां आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आते ही उसकी परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता है, मगर दिमाग से सातिर साइको किलर बड़े शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। गौतम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है और जो हुआ वो बताते हुए कहता है दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वही साइको किलर जो दामिनी को एक जगह ले जाकर उसके हाथ पैर काटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर जाती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उससे पूछता है तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। दामिनी उससे बताती है कि आज ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। यह सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर के बाद किलर बाहर जाकर प्रोस्टिट्यूट को बुक करता है और बेहोश करके उसे अपने यहाँ ले आता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दामिनी से कहता है कि जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सर काट के तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को लेकर बाहर फेंक देता है। जल्द ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस ऑफिसर बुत्तू कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि यह बॉडी दामिनी की नहीं है। बॉडी की बात सुनकर गौतम भी वहाँ पहुँच जाता है और स्मेल को वो समझ जाता है कि यह दामिनी की नहीं है। गौतम फौरन सुशीला नाम की साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर वो उन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है और डॉक्टर सुशीला बताती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को किडनैप करके ले गया उसे मारकर ही छोड़ता है। फिर दामिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ। वो डॉक्टर गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। अकबर नाम का कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर
चुकी थी। कमला पता निकालकर गौतम को फौरन उसके घर पहुंचाता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कमला उसे यहाँ आने के लिए मना कर देती है। साथ ही उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे। इसके बाद वो व्हीलचेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर एक औरत से पूछताछ करने लगते हैं। औरत कहते हैं कि कल रात रानी ने मुझे फोन किया था और कह रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ है। उसका कस्टमर उसे अच्छी सी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। वो दिखने में काफी अच्छा था। इस तरह से कुछ जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास की है। उसकी एक या दो लग्जरी कार भी होगी। खैर उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुँचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद करेगी और अब वो लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि सबसे पहले इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जो कि अभी CID के पास है, इसीलिए हमें वहाँ सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी। इसी वजह से उसे मालूम था कि सबूत और डिटेल्स कहाँ रखे हैं। कमला की मदद से गौतम CID के ऑफिस तक पहुँच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने वाला होता है तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी मुत्थू अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आता है। मुत्थू को थोड़ा शक होता है पर वहाँ कोई नहीं था। मुत्थू के जाने के बाद पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान अकबर था और उसने ही उसे छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डिटेल्स पेपर्स के जेरॉक्स कॉपी दे देता है। खैर डिटेल्स को घर ले जाकर जब कमला उसको स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि अब कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई हैं। उसमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट हैं और बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थीं। इसी तरह जो लड़की किडनैप हुई थी वो दिन दहाड़े रोड से गायब हो गई थी। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर पर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। तभी सभी का कहना था कि लौटते वक्त रास्ते में उनकी बच्ची गायब हो गई। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह पर जाता है जहाँ लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन थी, जो कि एक डस्टबिन था, जिससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही होंगी तो उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा, इसीलिए वो गाड़ी रोककर उतरी होंगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उसे पता चलता है हमारे बच्चे ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पप्पी को देखा था। इसी बात को गौतम और कमला प्रिडिक्ट करके पहले किलर एक क्यूट पप्पी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पप्पी को देख गाड़ी को रोकती होगी तभी वो किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे मुझे लौटा दो। और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी किसी तरह से उनको बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक उसी प्लानिंग से एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाता क्योंकि कल कमला और गौतम ने ट्विटर पर ट्वीट कर सबको बता दिया था कहीं भी कोई कुत्ता दिखे तो उससे दूर रहें। इसीलिए ये लड़की किडनैप होने से बच जाती है। अगले दिन किलर दूसरी लड़की को किडनैप करके उसका सर धड़ से अलग करके उसके डेड बॉडी को लाकर गौतम के घर के बाहर रखकर एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा होता है एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, इसीलिए वो राजनायक से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाने के लिए कहता है। राजनायक ऐसा ही करता है और वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है। गौतम कमला को बताता है कि उसे इस लड़की की बॉडी से इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की के सफेद पिग वाली गंध आ रही थी। वो लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर कोई भी पिग फार्म उनके ऐसा यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो कि किलर के हुलिये के साथ मैच हो। इसी दौरान मुत्थू को यह बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मुत्थू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मुत्थू ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से एक फार्म का मालिक वही किलर होता है जिसे ये अभी तक खोज रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है। पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर वो बेहोश कर देता है और इसके बाद हम पुलिस वाले को उसी कमरे में बंद देखते हैं जिसमें किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब वो किलर वहाँ पर नहीं होता तो दामिनी उसको होश में लाकर उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन मुत्थू कहता है मुझसे
उससे ये नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किलर मुत्तू के पास जाकर उसे मार डालता है। इसी तरह सभी पिग फॉर्म की जांच करने पर गौतम और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक पिग फॉर्म में मौजूद होगा। नतीजा न मिलने पर बेचारा गौतम काफी दुखी होता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। यह किलर की गाड़ी है, इसीलिए अपने घर के बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा राजनायक अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। दोनों के बीच एक काफी लंबी चेज होती है। दुर्भाग्य से राजनायक किलर के हाथों मारा जाता है। किलर राजनायक के फोन से गौतम को फोन करके बताता है कि मैं दामिनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। गौतम अगले दिन राजनायक के बारे में पता चलता है। यह सुनकर बहुत ही दुखी होता है, लेकिन राजनायक उसकी आंखें था, साथ ही एक सच्चा दोस्त भी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गौतम को उसका सामान देते हुए उसे बताते हैं कि किलर ने उसकी दाहिनी हाथ की एक छोटी उंगली को काट कर अपने साथ ले गया है। यह सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ को कहता है कि वो अब किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफी नाराज हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों बाहर निकाला अंधेरे से? क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद दिलाने की, जबकि मेरी गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं केस अकेली ही सॉल्व कर लेती। यह कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम और कमला सीधे उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ कमला 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में कमला यहाँ पर आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पेक्ट सर छुपाए हुए बैठा था। कमला और गौतम दोनों फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे यह तो नहीं मालूम यह आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वह एक लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने मेरे पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में था। यह सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वह फौरन ही जाकर राजनायक के सामने जांच करता है। उसे क्लियर हो जाता है कि किलर के दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं है। दरअसल यह सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी मदद से अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों से पूछताछ करता है और आखिर उन्हें सफलता मिल जाती है कि एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार अंगुली मॉल नाम का एक आदमी, जिसके नाम के कई सारे होटल्स हैं और एक पिग फॉर्म भी है। किलर का पता कर कमला और गौतम भी उसी पिग फॉर्म पर जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है अंगुली माल अभी घर से बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर उसे कमला को दिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर दामिनी को देखते हैं। इस बंद कोठरी में दामिनी को एक औरत दिखाई देती है जो कई सालों से यहाँ पर कैद थी। दामिनी के पूछने पर वह बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल अंगुली माल की टीचर थी। अंगुली माल एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में रेचल ने किलर को सजा दी थी, उसका बदला अंगुली माल आज उसे ले रहा था। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। गौतम उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि यह दोनों जाकर दामिनी को वहां से छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है। अंगुली माल दामिनी को एक जगह ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर रेचल भी होती है। असल में अंगुली माल के बचपन में जो घटना हुई थी उसको रिक्रिएट करता है। उसी टीचर ने रेचल को उसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए सजा दी थी। उस दिन टीचर रोज उसे 60 बार मारा करती थी। अंगुली माल अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस ड्रामे के बाद अंगुली माल अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाली की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी थी वो कौन था। इस पर अंगुली माल उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसीलिए मैंने उसको मार डाला। गौतम और कमला भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू कर देते हैं। यह जानकर अंगुली माल जब
गौतम को मारने ही वाला होता है तभी इलाके की पावर कट होती है। असल में कमला की मां ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुलीमाल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया, तुम जीत गए तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। गौतम भी बिजली का झटका देकर अंगुलीमाल को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। इसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर उसके हाथ पर खोल देता है और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। ये सब सुनकर दामिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाल चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेचल चाबी को उठाकर निगल लेती है। अंगुलीमाल उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक दामिनी, गौतम, कमला वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बैठा देती है। दामिनी से पूछने पर वो बयान करती है कि मुझे उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि वो एक छोटा बच्चा था जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि कभी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी को शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुलीमाल भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसको समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा है। अपनी गलती और हार मानकर अंगुलीमाल एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ आज की ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।